मिस्टर अनिरुद्ध, आपको कंपनी के काम से कुछ महीनों के लिए जापान में रहना होगा। आप जाने की तैयारी करें, कल रात को ही आपको निकलना होगा। अनिरुद्ध जापान काम के सिलसिले में गया था और उस दौरान उसकी मुलाकात एक जापानी लड़की से होती है। अनिरुद्ध को वो पहली ही मुलाकात में काफी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। सुशी को भी अनिरुद्ध भा जाता है। वैसे तो सुशी को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन अनिरुद्ध के साथ कुछ समय बिताने के बाद वो भी थोड़ी थोड़ी हिंदी सीख जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों शादी करके वापस इंडिया लौट आते हैं। सुशी डोरबेल बजाती है तो साधना दरवाजा खोलती है। किम जो, कौन हो? मेरा मतलब है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही है? लगता है तुम वो चाइनीज रेस्टोरेंट जाना चाहती हो। तो वो तो सामने है, तुम गलत पते पर आ गई हो। चलो जाओ यहाँ से। तभी अनिरुद्ध भी गाड़ी से बैग निकाल कर आ जाता है। अरे नहीं नहीं माँ, ये तो सुशी है। कैसा है तू मेरे लाल? और ये सुशी क्या होता है? बेटा खुशी तो सुना था, लेकिन सुशी पहली बार सुना है। माँ, इसका नाम सुशी है और ये तुम्हारी बहू है। हमने शादी कर ली है। क्या तुझे यही चाइनीज मिली थी ब्याहने को? अरे माँ, ये चाइनीज नहीं, जापानीज, मेरा मतलब जापानी है। हे भगवान, तू जापानी प्रोडक्ट क्यों उठा कर ले आया? अरे भारत की क्या कम पड़ गई थी क्या? हाय, आस पड़ोस की औरतें अब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। अरे कमबख्त, शादी करने से पहले एक बार पूछ तो लेता या कम से कम बता तो देता। ओफो माँ, क्यों गुस्सा हो रही हो? और मेरा यकीन करो, कुछ दिन आप सुशी के साथ रहेंगे ना तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। कोनिचिवा का आसान है? कौन सा आसान? ये मुई क्या जापानी भाषा में गाली दे रही है? अरे नहीं नहीं माँ, वो तो बस तुम्हें जापानी भाषा में नमस्ते मम्मी जी कह रही है। कमबख्त, ये किसे उठा लाया? क्या बोल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। जा इसे वापस वहीं छोड़ कर आ। ओफो माँ, ये क्या बात हुई? वो बहू है तुम्हारी, कोई सामान नहीं जो छोड़ा हूँ। चलो अब इसे अपना लो, नहीं तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। जानती थी मैं, इसी ने कुछ जादू टोना किया होगा तुम पर। माँ, तुम फिर शुरू हो गई। अब साधना के पास अपनी जापानी बहू को अपनाने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं था। अगले दिन जब अनिरुद्ध अपने कमरे में सो रहा था, तभी साधना वहाँ पर आती है। अनिरुद्ध बेटा, उठा दे अपनी उस सुशी खुशी को, जो भी उसका नाम है। आज उसकी पहली रसोई है। माँ जी, मैं रेडी हूँ। आप अपने कमरे में जाइए, मैं सबके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था सब रस्मों के बारे में। अरे वाह, ये सुशी तो थोड़ी थोड़ी हिंदी भी जानती है। फिर सुशी रसोई में जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिसे वो बना पाए, क्योंकि उसे इंडियन खाना बनाना तो आता ही नहीं था। ये सब तो हमको बनाना आता ही नहीं। फिर वो अपने कमरे में जाती है और एक पैकेट लेकर आती है और वेजिटेबल टेम्पुरा और शशिमी बना कर ले आती है। हे राम, ये क्या है? ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो देखने में कितना अजीब है। देखा कैसे होगा माँ, ये तो जापानी खाना है। हैं? जापानी खाना? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये सब। अरे माँ, एक बार आप अपनी जापानी बहू की रसोई का खाना खाकर तो देखो। पहले मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब खाया तब पता चला कितना टेस्टी है। अच्छा ठीक है, तू इतना कह रहा है इसलिए खाकर देखती हूँ। साधना अपनी जापानीज बहू के हाथ का खाना खाती है तो वो उसे बड़ा पसंद आता है और वो बोलती है, अरे वाह, बहू भले ही पसंद ना आई हो, लेकिन जापानीज खाना बड़ा पसंद आया है। कमाल का बना है। मैंने कहा था ना आपको इसके हाथ का खाना बड़ा पसंद आएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब इतनी भी तारीफ मत कर इस चिंकी आँख वाली की, नहीं तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। ओह थैंक यू सासू माँ। ठीक है, वैसे सही है। आस पड़ोस में, बल्कि आस पड़ोस में क्या पूरे शहर में किसी की भी जापानी बहू नहीं आई होगी। लेकिन एक बात तो बता बेटा, कल को तुम्हारे बच्चों की आंखें भी इसी की तरह अंदर घुसी हुई हो गई तो? क्या माँ, तुम भी। यूँ तो साधना को अपनी बहू कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसके हाथ की बनी रसोई खाकर उसकी राय थोड़ी बदल ही गई थी। अब घर में जापानी बहू आई थी तो रसोई भी तो जापानी होनी ही थी। अब वो जापानी खाना ही बनाती जो साधना को भी बड़ा अच्छा लगता और वो बड़े मजे से खाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज साधना की सहेली उसके घर आती है। साधना, सुना है तेरा बेटा कोई विदेशी आइटम, अब मेरा मतलब है जापानी बहू लाया है। हाँ हाँ, मेरी जापानी बहू आई है और तू उसके हाथ का खाना खाएगी ना, ओए होए होए, सच में उंगलियां चाटती रह जाएगी। अच्छा ऐसी बात है, जरा बुला तो अपनी बहू को, मैं भी तो देखूं। और उसके हाथ के खाने की बड़ी तारीफ कर रही है तो बनाकर खिला कुछ उसको, बोल। हाँ हाँ अभी बोलती हूँ। साधना सुशी को आवाज देती है, जा बहू, कमला आंटी के लिए कुछ जापानी खाना बना कर ले आ। जी माँ जी। कुछ देर बाद सुशी उड़ान बना कर ले आती है। अरे ये तो मैगी है, तू तो बोल रही थी जापानी खाना बनाती है। आंटी जी, ये उड़ान है जापानीज फूड,
आप इसे इस चॉपस्टिक के साथ खाकर देखिए। अरे नहीं नहीं, मैं इन लकड़ियों से नहीं खा सकती, मैं तो चम्मच से ही खाऊंगी। लकड़ी से खाना कौन खा सकता है? इन सीखों से तो हमारे आंगन में झाड़ू लगता है। हाँ बहू, तू इसके लिए जाकर वो चम्मच ही ले आ। सुशील अंदर से जाकर उनके लिए चम्मच ले आती है। जैसे ही कमला वो डिश खाती है तो वो उसको बहुत पसंद आती है। वाह वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। सचमुच तेरे हाथों का जापानीज खाना तो बहुत ही अच्छा है। साधना भी अब बहुत खुश थी। अब वो भी अपनी बहू की मदद करने लगी। रीति, नीति, प्रीति, कहाँ हो? चलो अब खाना खा लो। अभी आते हैं माँ। वंदना की आवाज लगाते ही उसकी तीनों बेटियां रीति, नीति और प्रीति अपने घर की तरफ बढ़ती हैं। रीति हमेशा बीच में चलती थी और उसके दोनों तरफ कंधे पकड़कर नीति और प्रीति चला करती थी। दरअसल प्रीति और नीति देख नहीं सकती थी और रीति देख तो सकती थी, पर वो पैरों से लाचार थी। तो रीति बैसाखी के सहारे थी और नीति और प्रीति रीति के सहारे। कितनी बार कहा है ज्यादा दूर मत जाया करो। रीति दीदी थी ना हमारे साथ। अरे कब तक तुम तीनों साथ रह पाओगी? एक दिन तो तुम तीनों को अपने अपने घर जाना ही होगा। फिर क्या करोगी बोलो? तो फिर हम शादी ही नहीं करेंगी। रीति दीदी का कंधा पकड़कर ऐसे ही चलती रहेंगी हमेशा। वंदना का कोई बेटा नहीं था, बस तीनों बेटियां थीं और वो भी अपाहिज। वंदना को इस बात का बहुत दुख था। वंदना का पति श्याम एक छोटा किसान था और बड़ी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। फिर एक दिन, रीति कहाँ हो? माँ मैं रोटी बना रही हूँ। अरे सारा दिन तू ही काम करती रहती है, अपनी दोनों बहनों को भी तो कुछ सिखा। माँ मैं हूँ ना, और वैसे भी वो दोनों कैसे करेंगी? ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, जब तू अपने घर चली जाएगी तो इन्हें भी तो ससुराल जाना पड़ेगा। फिर कैसे काम चलेगा? अंधे भी तो अपने हिसाब से काम करते हैं ना। और हम कोई अमीर घर से तो है नहीं कि काम नौकर चाकर करेंगे। पर माँ वो कैसे कर पाएंगी? आप खुद ही सोचो ना कि अगर आप देख ना पाओ तो आप कैसे पता करोगी कि कौन सी शक्कर है और कौन सा नमक? कैसे पता करोगी कि कौन सी मूली है और कौन सी गाजर? माँ मैं तो कहती हूँ कि आप मेरी शादी ही मत करो। मैं कमाऊंगी और सबका ख्याल रखूंगी हमेशा। रीति की बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए। ये बात नीति और प्रीति ने भी सुन ली और वो दोनों भी चुपके रोने लगी। फिर उसी शाम, माँ पिताजी मैंने सोच लिया है, हम तीनों बहनें या तो शादी ही नहीं करेंगी या फिर हमारी शादी ऐसे घर में करना जहाँ 3 भाई हो। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ना अमीर घर और ना ही कोई बहुत सुंदर लड़के। बस हमें अलग मत करना पिताजी, क्योंकि मेरे बिना इनका और इनके बिना मेरा गुजारा ही नहीं है। रीति की वो बात श्याम और वंदना को लग गई और फिर एक दिन श्याम भागा भागा घर आया। अरे सुनती हो, एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या है जी, जल्दी बताओ। वो किशनपुर है ना, वहाँ किशोरी लाल जी का परिवार रहता है। उनके 3 बेटे हैं और तीनों ही कुंवारे हैं। वो अपने बेटों की शादी करना चाहते हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर उन तीनों लड़कों से अपनी बेटियों की शादी हो जाती है तो वो हमेशा साथ रह सकेंगी। पर वो हमसे रिश्ता जोड़ेंगे क्या? वो तो अरे यही तो बताना है तुम्हें। अब इसे भगवान की लीला ही कहो। वो तीनों भाई भी जरा कम देख पाते हैं, इसीलिए शायद वो मान जाए। अच्छा, तब तो आप फटाफट बात चलाओ। अगले ही दिन श्याम किशोरी लाल के घर पहुंचा और उससे अपनी बेटियों के रिश्ते की बात की। किशोरी लाल ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और श्याम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तीनों बहनें भी बहुत खुश थीं। फिर शादी की तारीख भी आ गई, लेकिन फेरों से ठीक पहले। 1 मिनट रुको पंडित जी, इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ तो श्याम जी, जरा दहेज वहेज का हिसाब तो समझाओ। पर दहेज की तो बात ही नहीं हुई थी किशोरी लाल जी, और जितना मुझसे बन पड़ा उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। अरे तो हम अपने लिए कहाँ कुछ मांग रहे हैं, आप 3 बेटियां दे रहे हो। कल को बच्चे कहीं घूमने जाएंगे तो हर जगह ऑटो और बस के धक्के खाते फिरेंगे क्या? अब आप ऐसा करो कि एक ऐसी कार दे दो जिसमें 7 लोग आ जाएं। बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसी कार तो बहुत महंगी आएगी, मैं गरीब कहाँ से लाऊंगा किशोरी लाल जी? अरे तो अभी की बात कौन कर रहा है? हम आपकी तीनों बेटियों को ब्याह कर ले जा रहे हैं, ठीक है? ठीक 1 महीने बाद आप कार ले आना, और अगर नहीं ला पाए तो अपनी बेटियों को वापस ले जाना। बहुत बेगैरत आदमी हो किशोरी लाल, है? अपने बेटों की शादी करने आए हो या सौदा करने आए हो बे? मुखिया तुम चुप करो। अगर इतना ही प्यार आ रहा है ना इन लंगड़ी और अंधी बेटियों पर, तो तुम ही ले जाओ इन्हें अपने घर बहू बनाकर।
करा देता, पर मेरा एक ही बेटा है, और अगर 3 होते ना तो तुम्हारे सामने इनसे शादी कराता और तुम्हें जूते मार कर बाहर निकाल देता इस गांव से, जूते मार कर। हाँ, तो हम जा रहे हैं। अब ढूंढ लेना ऐसा घर इन लंगड़ी और अंधियों के लिए, जहाँ बिना दहेज के तीनों की शादी हो जाए। हम भी देखते हैं। विमल बेटा, इधर आ। श्याम भाई, बताओ कि आप मेरे बेटे के साथ अपनी कौन सी बच्ची की शादी करना चाहते हो, बताओ। मुखिया जी, आपकी इस दरिया दिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम तीनों अलग नहीं रह सकती। मेरी बहनें मेरे ही सहारे हैं, तो या तो हम तीनों एक ही घर जाएंगी या फिर शादी तो होगी बेटी, और इस लालची किशोरी लाल के सामने ही होगी। श्याम भाई, मेरा एक ही बेटा है, और आपको अजीब लगेगा लेकिन अब कोई चारा नहीं है। मैंने जवान दे दी है। मैं अपनी तीनों बेटियों का हाथ अपने बेटे विमल के लिए मांगता हूँ। बताओ, आपको मंजूर है? मुखिया की बात सुनकर वहाँ हर आदमी हैरान था, पर तभी रीति के कंधे पकड़कर नीति और प्रीति मुखिया के सामने खड़ी हो गईं और उनके पैर छुए। फिर उसी मंडप में तीनों बहनें हमेशा के लिए एक साथ हो गई, और इस तरह तीनों बहनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक ही लड़के से शादी कर ली, और वो लड़का बन गया 3 बहनों का एक पति। और किशोरी लाल अपने 3 बेटों के साथ खाली हाथ वहाँ से बेइज्जत होकर